हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस यूनिट में हम लोग डिज़ाइन इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल रिएक्टर्स के लिए। आइडियल बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर। आइडियल मिक्स फ्लो रिएक्टर के परफॉर्मेंस इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स में, और उसके परफॉर्मेंस कर्व के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस फ्लो का अदर टाइप, एक पैक्ड बेड जो ट्यूबलर रिएक्टर है या प्लग फ्लो रिएक्टर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लग फ्लो रिएक्टर बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्टर है, एक या कहिए वेसल है जो ट्यूब के फॉर्म में रहती है। ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, उस फॉर्म में रहती है। तो ये प्लग फ्लो रिएक्टर है। इसके और डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे पिस्टन फ्लो कह देते हैं, इसको पिस्टन फ्लो कह देते हैं। तो पिस्टन फ्लो के नाम से भी ये इसको जानते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि फ्लो रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें फीड जो है इन आती है और रिएक्शन होती है, और फीड जो है यहाँ से आउटपुट निकल जाता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है लगातार होता रहता है, मतलब फीड आती रहती है, रिएक्शन होती रहती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, और उसके बाद हम लोग आउटपुट लेते रहते हैं। तो इसीलिए इसको कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, जो लगातार प्रोसेस चल रहा हुआ है, रुकता नहीं है कहीं पे भी। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग फीड इंटर करेंगे तो फीड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब उसकी फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट हम लोग बोल देंगे कि FA0 है। FA0 हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मोलर फ्लो रेट मतलब कितना मोल्स पर मिनट या पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम हम लोग इंटर करा रहे हैं। कंसनट्रेशन जो होगी फीड की CA0 होगी। कंसनट्रेट ये इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर मीटर क्यूब, जैसा भी हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, जिस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं कंसनट्रेशन। फिर हम लोग क्या कहेंगे कि V0 एक कह देते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, कि कितना लीटर पर मिनट आपका फ्लो हो रहा है। ये वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लो जो है डिवाइड बाई टाइम। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वो कितना लीटर पर मिनट फ्लो हो रहा है आपका। और एक कन्वर्जन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इंट्रेंस पे जो कन्वर्जन होता है XA0 इज इक्वल टू, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यूजुअल केस में ज़ीरो होता है। कभी कभी हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी कन्वर्टेड फीड है उसको हम लोग इसके अंदर इनपुट कराएं। अब जब रिएक्टेंट इनपुट हुए, फिर जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्लग फ्लो को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। पिछले जब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो प्लग फ्लो होते हैं उसमें जो हर पार्टिकल्स जो है ना, ये आगे मिक्सिंग नहीं करता है, एक दूसरे से मिक्स नहीं करता है। तो इस तरह शो करते हैं कि सेम ये मिक्सिंग नहीं हो रही है इसमें। और यहाँ पे कोई एजिटेटर भी हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं मिक्सिंग के लिए। जैसे हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर में, वो भी कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर था, वहाँ पे एजिटेटर प्रोवाइड कर रहे थे मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे मिक्सिंग के लिए कोई एजिटेटर नहीं प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। अब क्या हुआ कि जब जैसे फीड आपका आया, तो उस वक्त जैसे फीड हम लोग इंटर कराते हैं उस वक्त कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उस वक्त मैक्सिमम ही होती है। तो जैसे यहाँ पे आएगा रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे इसके अंदर रिएक्टर के अंदर आया, रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, RA इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं। हम लोग अज्यूम करते हैं KCA टू द पावर n मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो हमें नहीं मालूम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर यही n जो है पॉजिटिव है, फॉर n ग्रेटर देन 0, तो 0 से अगर बड़ा है n, या कहिए कि n ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव ऑर्डर है, तो n अगर बड़ा है, पॉजिटिव है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये कंसंट्रेशन ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी जितना ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस में आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसी वक्त आपने रिएक्टेंट फीड किया होता है, तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कन्वर्जन फिर यहाँ पे बहुत तेज़ होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जितना फास्ट होगी कन्वर्जन उतना फास्ट होगा। फिर जैसे जैसे यहाँ से आगे प्रोसीड करती है
आपकी ये रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन कम होती जाती है, मतलब बेसिकली वो रिएक्ट करता जा रहा है तो कंसंट्रेशन कम होती जाती है। फिर जब यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे निकलेगा तो वहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन को CA बोल देंगे, तो यह फाइनल बोल दें। तो जैसे मोलर फ्लो रेट क्या होगा, यहाँ पे FA कह देते हैं फाइनल मोलर रेट। कंसंट्रेशन क्या होगी, CAF बोल देते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी वो, मतलब CA भी बोल सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन है। आपका कन्वर्जन क्या होगा, XAF बोल देते हैं। और ये मोलर फ्लो रेट क्या होगा, V0 ही होगा। V0 क्यों होगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर है। अगर आप मतलब फ्लो रेट सेम नहीं रखेंगे तो फिर मतलब जन प्रॉब्लम होने लगेगी ना। फ्लो रेट तो आपको बेसिकली किसी भी हालत में सेम रखना ही है, तभी जितना फ्लो आप इंटर करा रहे हैं उतना ही फ्लो, मतलब जितना लीटर पर मिनट इंटर करा रहे हैं उतना लीटर पर मिनट आपका बाहर हो रहा है। तो जो इनलेट का फ्लो है, फ्लो का रेट जो है वो आउटलेट के फ्लो के रेट के बराबर होता है। एक दो चीज़ें और हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या डिस्कस किया था कि जो हम लोग ये फ्लो रिएक्टर्स हैं उनके जो परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं वो किसके टर्म में करते हैं, टाउ के, स्पेस टाइम के टर्म में मेज़र करते हैं, स्पेस टाइम टाउ। तो हम लोगों ने स्पेस टाइम और ये कंसंट्रेशन और फ्लो रेट के, ये मोलर फ्लो रेट के बीच में रिलेशन देखा था कि क्या होता है। और ये V0 जो है, तो टाउ बेसिकली क्या होता था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो ये टाउ होता था। स्पेस टाइम हम लोग कहते थे इसको कि एक रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे एक रिएक्टर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि 10 लीटर इसका वॉल्यूम है इस रिएक्टर का, तो 10 लीटर को प्रोसेस करने में जो भी टाइम लगेगा उसको उसको हम लोग स्पेस ये टाउ कहते थे। तो हम लोगों ने रिलेशन भी देखा था कि क्या करते थे, जैसे इसका इन तीनों के बीच में FA0 की क्या यूनिट होती थी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर सेकेंड, मोल्स पर टाइम। CA0 की यूनिट क्या होती थी, मोल्स पर लीटर। और आपकी इसकी क्या यूनिट होती थी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की, ये V0 की लीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल्स पर लीटर है ये। तो लीटर V0 की अगर देखें तो V0 की होती थी लीटर पर, इसकी यूनिट हो गई आपकी लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लीटर कैंसिल हो जाता था, तो जो इसकी यूनिट आती थी वही इसकी यूनिट हो जाती थी। तो FA0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, CA0 इंटू V0, ये हम लोग लिख सकते थे। तो वही फर्दर हम लोगों ने देखा था कि FA0, वो बाद में जो रिलेशन आएगा उसको डिस्कस करेंगे, बाकी पीछे हम लोगों ने रिलेशन उसको डेवलप किया था। लेकिन बेसिकली FA0 इक्वल टू क्या होता है, CA0 इंटू V0। तो अब रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मिक्सिंग के बारे में। क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं ये कि जो पार्टिकल्स मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन क्या हुआ, ये जो आपका ट्यूब की लेंथ है, आपका रिएक्टर का लेंथ है, उसकी डायरेक्शन जो है ना एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है। तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसको हम लोग इस तरह मानेंगे कि जैसे पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं एक लाइन में, एक रोड पे, जैसे ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, फिर डिफरेंट उसके आगे कुछ लोग होंगे कुछ, तो वो भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल दीजिए, ये ग्रीन कलर के हैं। फिर उनके आगे पार्टिकल एक मान लीजिए दूसरे डिफरेंट कलर के हैं। ये लोग अलॉन्ग द रिएक्टर जो है ना मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे आगे मूव करते हैं, तो ये जो है ये वाला जो पार्टिकल मॉलिक्यूल है इससे मिक्स नहीं करता है अगले वाले मॉलिक्यूल से। ये आपस में ऊपर नीचे अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले से ये जो है ना इससे मिक्स नहीं होते हैं, रेगुलरली मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो यही यहाँ पे भी होता है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो जो आगे वाला पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल से मिक्स नहीं होता है। लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन में बात की जाए, रेडियस की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है भाई, यहाँ से ये रेडियस हम लोग डिफाइन करते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में क्या है कि परफेक्ट मिक्सिंग होती है। तो वहाँ पे अगर एक मतलब रेडियल डायरेक्शन में बात करें, एक लाइन खींच के बात करें कि इस लाइन पे जो कंसंट्रेशन होगी हर पॉइंट की सेम होगी, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट मिक्सिंग हो रही है। तो
अलॉन्ग द रिएक्टर जो है कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज़ करती जाती है। डिक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज़ करती जाएगी। तो जो अभी डिस्कशन किया उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग लिख लेना चाहते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो था कि जो पार्टिकल्स हैं हम लोगों ने इसको इंटर कराया, ये मिक्सिंग आपस में कर नहीं रहे हैं, मतलब ये आगे से मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन में। तो जो पार्टिकल्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं रिएक्टर में, वो सब पार्टिकल्स एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे हम लोगों ने ब्लू वाला पार्टिकल इंटर कराया, जैसे ब्लू वाला पार्टिकल है यहाँ पे इंटर कराया t बराबर मान लीजिए 1 सेकेंड पे, फिर सब साथ में हम लोगों ने डिफरेंट पार्टिकल्स को इंटर कराए। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, तो जो आउटपुट होंगे, अगर हम लोग डिफरेंट कलर इनपुट करें और आउटपुट देखें, तो आउटपुट भी सेम ही टाइम पे हमें सेम ही टाइम पे दिखेगा कि ब्लू वाला भी मिल रहा है, जो ग्रीन वाले आपके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी टाइम पे मिल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है पूरे प्लग फ्लो रिएक्टर का, कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स spend exactly the same time in the reactor. तो each and every particle, each and every molecule particle कह दीजिए, every molecule spend exactly same time in the reactor. तो इससे क्या होगा कि हम लोगों ने जैसे हम लोग ये फ्लो इन द पाइप्स पढ़ते हैं, फ्लो पाइप्स देखा होगा हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं पाइप, और फ्लो की डायरेक्शन इस तरह बनाते हैं कि फ्लो आपका इस टाइप का फ्लो जो है ना बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट पे है उस पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो जैसे जैसे वॉल के पास जाते हैं वेलोसिटी उनकी कम होती जाती है। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए होता है। तो जैसे ये पाइप में फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, ये प्लग फ्लो रिएक्टर भी बेसिकली एक ट्यूब ही है। तो ट्यूब कहिए, तो ट्यूब में जो फ्लो का पैटर्न है वो भी फ्लो के पैटर्न की बात करेंगे। तो ये जो ये आपका फ्लो पाइप है, पाइप में जो फ्लो होता है वो क्या होता है कि जो मिड पॉइंट पे होता है, मतलब सेंटर ऑफ द ये जो आपकी ये पाइप है उस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो जैसे जैसे हम लोग बाउंड्री के नियर पास जाते हैं तो बाउंड्री इफेक्ट कहते भी हैं, तो वहाँ पे जो है ना वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है, और जो लास्ट पॉइंट होता है जो बाउंड्री से अटैच होता है वो हम लोग मानते हैं कि मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी प्लेस पे रुका हुआ है। लेकिन प्लग फ्लो रिएक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या कह रहे हैं हम लोग कि हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है ना सेम है, तभी टाइम सेम लग रहा है ना भाई। डिस्टेंस इसकी मान लीजिए L है, एक ये रिएक्टर की लेंथ अगर L है, अगर टाइम सबका सेम लग रहा है, जैसे L बराबर क्या हो जाएगी U इंटू टाइम टेकन बाई पार्टिकल, वन पार्टिकल। अब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइड बाई U। तो टाइम अगर सबका सेम है तो लेंथ तो रिएक्टर की सेम है, क्योंकि सभी को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो जो वेलोसिटी होगी वो सबकी सेम हो जाएगी। तो वेलोसिटी सेम होगी, तो जो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटीज डिफरेंट शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम होती है। सेम होने का मतलब जैसे अगर किसी पॉइंट पर करेंगे तो ये इस टाइप की वेलोसिटी होगी, तो वहाँ यही जो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं ये वेलोसिटी। तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी या हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम होगी। तो उसी को कहते हैं हम लोग कि फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होता है। इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है यहाँ पे ये किस तरह है, आपको पैराबोलिक है, पैराबोला की तरह है। लेकिन यहाँ पे मतलब प्लग फ्लो रिएक्टर में वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह होता है, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होता है। तो ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई कि फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल है इनसाइड द रिएक्टर, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल इनसाइड रिएक्टर, इनसाइड प्लग फ्लो रिएक्टर, इनसाइड रिएक्टर बोल दीजिए। प्लग फ्लो की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लग फ्लो की ऑब्वियसली बात कर रहे हैं। तो उससे क्या फ़र्क हुआ कि जो
फ्लैट हो जाने की वजह से हम लोग ये जो हमारा अजम्पशन है वो हम लोग प्रूव कर पा रहे हैं कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली सेम टाइम स्पेंड कर रहा है। जब सेम टाइम स्पेंड करेगा तो यहाँ पे जैसे कन्वर्जन रिएक्ट हुआ, कुछ कन्वर्जन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ कन्वर्जन हुआ, हर एक पॉइंट पे उसका कन्वर्जन होता जा रहा है, तो जिससे उसकी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे कन्वर्जन भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, हर एक पॉइंट पे कन्वर्जन हुआ। और जब हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर की बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे हम लोग इंटर करा रहे थे फीड, वैसे रिएक्ट करती थी, और फिर मतलब हर जो पार्टिकल्स है उसका कन्वर्जन सेम नहीं होता था। किसी पार्टिकल का कन्वर्जन ज़्यादा होता था, किसी मॉलिक्यूल का कन्वर्जन कम होता था। मतलब रेसिडेंट टाइम जो था उस हर पार्टिकल्स का डिफरेंट था। तो हम लोग जो कन्वर्जन लेते थे वो एवरेज कन्वर्जन लेते थे। कोई पार्टिकल जो है जो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता था, कोई पार्टिकल कम कन्वर्ट होता था। तो एवरेज ले रहे हैं, यहाँ पे हर पार्टिकल का कन्वर्जन सेम है, और कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि कम है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कन्वर्ट करना और लास्ट पॉइंट तक कन्वर्ट होता है। तो इसलिए अगर हम लोग सेम वॉल्यूम प्रोवाइड करें रिएक्शन के लिए, तो जो कन्वर्जन होगा प्लग फ्लो रिएक्टर में, वो कन्वर्जन किससे ज़्यादा होता है, मिक्स फ्लो रिएक्टर से ज़्यादा होता है। किस तरह, वहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली लिखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होगा, के सी ए टू द पावर एन, और सी ए क्या लेते हैं हम लोग, वहाँ पे एवरेज लेते हैं। जैसे प्लग फ्लो रिएक्टर की हम लोग बात करें, आर इज इक्वल टू क्या होगा, के सी ए टू द पावर एन, किसके लिए, एम एफ आर के लिए है ये। और यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू के सी ए टू द पावर, मान लीजिए एन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम ही है, ये किसके लिए, आर ये मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए, आर ये प्लग फ्लो पी एफ आर। अब इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे प्लग फ्लो रिएक्टर में बहुत ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन इनिशियली ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या होती है, इसमें मिक्स फ्लो रिएक्टर में कि कंसंट्रेशन जो होती है, सी ए क्या होती है, सी ए तो हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, तो कंसंट्रेशन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। और कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है, वो भी कौन सी, एवरेज वाली कंसंट्रेशन रहती है, मतलब ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन नहीं रहती। जो सी ए नॉट हमने इंटर कराया है वो कंसंट्रेशन रहती है हर वक्त, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं रहती, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन हर जगह डिक्रीज़ हो रही है। क्वेश्चन हो सकता है सर वहाँ पे तो डिक्रीज़ तो होती है, लेकिन एवरेज कंसंट्रेशन एक आ जाती है, कुछ आ जाती है, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो जो मिक्स फ्लो रिएक्टर में हम लोग रिएक्टर यूज़ कर रहे थे, वहाँ की एवरेज जो कंसंट्रेशन आ रही है तो उसके बराबर आ जाएगी। सही बात है, आ जाएगी। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगी, और उसके बाद फिर जब हम लोग मूव करेंगे अलॉन्ग द रिएक्टर, तब फिर कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। क्यों, तब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई यहाँ पे, क्योंकि एवरेज यहाँ पे दोनों की, इस मान लीजिए इस पॉइंट पे रिएक्टर की दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई। जो यहाँ पे सी ए आई आपकी, वो जो हम लोग मिक्स फ्लो रिएक्टर में सी ए निकाल रहे हैं, वो दोनों सेम हो गई। तब जैसे जैसे हम प्लग फ्लो रिएक्टर में आगे बढ़ेंगे तो फिर कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, फिर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर हम लोग कैसे ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी प्लग फ्लो रिएक्टर में है या कन्वर्जन प्लग फ्लो रिएक्टर में है, वो मिक्स फ्लो रिएक्टर से ज़्यादा होता है। तो इसको इस तरह हम लोग इस बेसिस पे कहते हैं कि मिक्स फ्लो रिएक्टर में तो हर वक्त कन्वर्जन सेम होगा, मतलब एक एवरेज कन्वर्जन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन जब फास्ट है तो यहाँ पे आपका यहीं तक पहुँचने में 60-70% कन्वर्ट हो गया, और यहाँ तक सी ए जहाँ तक हम लोग सी ए मान रहे हैं, जहाँ पे एवरेज कन्वर्जन सेम हो रहा है, वो कंसंट्रेशन सेम हो रही है, वहाँ तक पहुँचने में 80% कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी 80% कन्वर्ट हो रहा है, फिर फर्दर ये कन्वर्ट होगा, मान लीजिए 10-15% कन्वर्ट हो जाएगा, तो 90-95% कन्वर्जन आ जाएगा। लेकिन वो मिक्स फ्लो रिएक्टर में क्या कि एवरेज कन्वर्जन रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन होता है हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी कंडीशन में। बस ये है कि कंडीशन क्या है कि आपकी पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस की बात की जा रही है, यहाँ नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन की बात नहीं की जा रही, क्योंकि नेगेटिव आप करेंगे तो के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी
रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल उसमें। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कन्वर्ज़न क्यों ज़्यादा होता है, और कन्वर्ज़न हमेशा ज़्यादा होता है। अगर कन्वर्ज़न दोनों में हम लोग सेम ले रहे हैं, मिक्स फ्लो रिएक्टर में और प्लग फ्लो रिएक्टर में, तो वॉल्यूम इसका कम होगा। अगर आप वॉल्यूम सेम ले रहे हो तो इसका कन्वर्ज़न ज़्यादा होगा, मतलब इफेक्टिव ज़्यादा है। भाई कन्वर्ज़न हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो कन्वर्ज़न ज़्यादा होगा। अगर आपने कन्वर्ज़न पे लिमिट लगा दी कि दोनों में, बैच रिएक्टर में और प्लग फ्लो रिएक्टर में कन्वर्ज़न हमें सेम लेना है, तो इसमें जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके रिएक्टर की साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग फीड करते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पे, इनलेट पे। तो उस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम कहाँ पे मैक्सिमम है, एट इनलेट ऑफ रिएक्टर, एट इनलेट ऑफ रिएक्टर। और एक इसी के साथ हम लोग एक भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन मतलब लेंथ में हम लोग मूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कहाँ डिक्रीज कर रही है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रिएक्टर, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रिएक्टर। जैसे हम लोग रिएक्टर के लेंथ के साथ मूव कर रहे हैं तो उस तरह कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रिएक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या हो, पहले हमने पॉइंट देखा कि हर मॉलिक्यूल सेम टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि सेम टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगी, तभी वहाँ पे मतलब सेम टाइम लेगा, तो फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या देखा कि इनिशियली जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और एक पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल इनसाइड द प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कन्वर्जन की हमने बात की, तो कन्वर्जन विल बी मोर इन प्लग फ्लो रिएक्टर, कन्वर्जन विल बी मोर इन प्लग फ्लो रिएक्टर, इन प्लग फ्लो रिएक्टर, PFR भी लिख सकते हैं इसको, इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, मिक्स फ्लो रिएक्टर के, इन कंपैरिजन टू मिक्स फ्लो रिएक्टर। लेकिन कंडीशन क्या है कि फॉर द सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आप डिफरेंट ले रहे हो तो फिर कहना मुश्किल है कि ना कि किसमें कन्वर्जन कम होगा कि ज़्यादा होगा। ओवरऑल कन्वर्जन इन कंपैरिजन टू PFR provided that the volume of reactor is same, provided that size of reactor या volume of reactor कह दीजिए, size of reactor ब्रैकेट में लिख दीजिए volume is same। तो इसको अगर शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहें कि बेसिकली क्या कह रहे हैं, तो हम लोग जो कन्वर्जन कह रहे हैं, x कहिए प्लग फ्लो रिएक्टर का, वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, x फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर में। लेकिन क्या हो, वॉल्यूम सेम हो। लेकिन अगर x प्लग फ्लो रिएक्टर का सेम हो गया x मिक्स फ्लो रिएक्टर के, तो क्या होगा, वॉल्यूम, साइज ऑफ द रिएक्टर जो है ना प्लग फ्लो का, वो कम होगा। तो साइज ऑफ, ये वॉल्यूम हम बेसिकली बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ PFR प्लग फ्लो रिएक्टर, जब कन्वर्जन सेम हो रहा है तो साइज जो होगा, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, कम होगी, किससे, वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन, जैसे हम लोगों ने कहा कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे मूव करती है, जैसे टाइम पास होता है, मतलब टाइम इलैप्स्ड होता है, तो वैसे कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, रिएक्टेंट की डिक्रीज़ करे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करेगी, उसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। और एक तो ये हो गया कि जैसे हम लोग रिएक्टर के लाइन, मतलब रिएक्टर के साथ चल रहे हैं,
मतलब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रिएक्टर, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। दूसरी पॉइंट, अगर टाइम के रिस्पेक्ट हम लोग बात करें तो जैसे जैसे टाइम इलेप्स्ड हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास निकलता जा रहा है, रिएक्शन होती जा रही है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर जो है, कंसंट्रेशन किसका फंक्शन है, हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ रिएक्टर एंड टाइम। तो दो चीज़ों का फंक्शन है यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड टी, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। अब हम लोग इसके परफॉर्मेंस इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन जब परफॉर्मेंस इक्वेशन की बात करने से पहले एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये कि हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टर्स की, उसमें ये बात डिस्कस की थी कि हम लोग बैलेंस जब लगाएंगे, बैलेंस रिएक्टर पे जब लगाएंगे तो ये कंडीशन होगी हम लोग कि या तो हम लोग पूरे रिएक्टर पे बैलेंस लगाएं, मास बैलेंस, मटेरियल बैलेंस, या हम लोग क्या करें कि एक उसका पार्ट लें और उस पर बैलेंस लगाएं। लेकिन कंडीशन उसमें थी कि अगर आपकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है, कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द रिएक्टर, तो आप क्या करेंगे, पूरे रिएक्टर पे बैलेंस लगा देंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एरिया लेना पड़ेगा जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो। समझ रहे हैं? तो क्योंकि जो हम लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिज़ाइन इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस इक्वेशन का बैलेंस लगाते हैं, उसमें एक इनपुट का टर्म होता है, एक आउटपुट का होता है, एक जनरेशन का होता है, एक कंजम्पशन का होता है। और जो कंजम्पशन का होता है रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से हो रहा है, माइनस आर ए इंटू वी लिखते हैं। और आर ए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में के सी ए टू द पावर एन होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्योंकि पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेशन किस पॉइंट का लेंगे, वो फिर प्रॉब्लम आ गई ना कि हम कंसंट्रेशन इस पॉइंट का लेंगे कि कंसंट्रेशन इस पॉइंट का लेंगे कि कंसंट्रेशन इस पॉइंट का लेंगे कि कंसंट्रेशन इस पॉइंट का लेंगे। तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि कंसंट्रेशन किस पॉइंट का लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ये आप हम लोग के पास ये है अवेलेबल, ये रिएक्टर है, उसमें से एक छोटा सा जो है ना हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, एक बहुत पतली स्ट्रिप, एक्सट्रीमली मान लीजिए ये एकदम पतली सी स्ट्रिप हमने ले ली यहाँ पे। इसकी अगर जेन बात करें डी जेड है, मतलब बिल्कुल थिकनेस नहीं है। पतली स्ट्रिप का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल थिकनेस नहीं है, यहाँ पे थिकनेस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि अगर जस्ट एक लाइन की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे जो, क्योंकि वो आगे से कहीं मिक्स नहीं कर रहा है और हम लोग वर्टिकल जो डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में क्या है, मतलब मिक्सिंग यूनिफॉर्म है, मतलब परफेक्ट मिक्सिंग है। तो वहाँ पे क्या होगा कि इस पूरे जो स्ट्रिप है वहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो गई तब हम लोग जाके कहीं पे बैलेंस लगा पाएंगे, मटेरियल बैलेंस, अदरवाइज हम लोग मटेरियल बैलेंस नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। अब स्ट्रिप लेंगे तो बेसिकली ये रिएक्टर है, तो क्योंकि वॉल्यूम इसका अपना होगा ना, रिएक्टर है, रिएक्टर मतलब 3D आपका ये स्ट्रक्चर है, जैसे टायर मान लीजिए। तो टायर का क्या है कि आपने बहुत पतली लेंथ ली ना, तो उसका एरिया होगा फ्लैट एरिया। तो जब लेंथ के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो लेंथ से के तरफ मूव करेंगे तो उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम का आपने एक क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया है। तो मटेरियल बैलेंस हम लोग देखना चाहते हैं। मटेरियल बैलेंस हम लोग किसके टर्म में देखना चाहेंगे, मोल बैलेंस के टर्म में। मटेरियल बैलेंस इन टर्म्स ऑफ मोल। तो मोल बैलेंस है, और मोल बैलेंस में यहाँ पे फ्लो रेट क्या था आपका, FA0 था मोलर फ्लो रेट। यहाँ पे क्या था, V0 था, यहाँ पे CA0 था, यहाँ पे XA = 0 था, XA0। अब लेकिन हम लोग क्या है यहाँ पे ले रहे हैं, इनसाइड ए रिएक्टर किसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा, कंसीडर अ टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। तो इसका मतलब यह कहिए कि एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए, एलिमेंटल वॉल्यूम। तो अब हम लोग उसी में जो है जो इतना बहुत छोटा सा पार्ट लिया, उसी में अब हम लोग मटेरियल बैलेंस लगाएंगे। तो बैलेंस लगाने के लिए
यहाँ पे हमें फीड लिखना पड़ेगा। तो जो जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन MB इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल लिख रहे हैं। तो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, हम लोग कहते हैं कि इनपुट ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू, अब हम लोग पहले क्या लिखते थे रिएक्टर में, क्योंकि पूरे रिएक्टर पे बैलेंस लगा रहे होते थे तो इसलिए रिएक्टर लिखते थे। यहाँ पे पूरे रिएक्टर पे बैलेंस नहीं लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, एलिमेंटल वॉल्यूम पे। क्या इनपुट ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू एलिमेंटल वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, dV, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। तो dz इसकी लेंथ है और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को बेसिकली वॉल्यूम मिल जाएगा। तो एलिमेंटल वॉल्यूम dV यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि dV हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो ये तो आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इनपुट हो गया, और इसकी यूनिट क्या होगी, हमेशा मोल पर हम लोग किस में लेते हैं, सेकेंड, मोल पर टाइम में लेते हैं। इनपुट के बाद क्या आता है, आउटपुट। तो आउटपुट ऑफ रिएक्टेंट ए, क्योंकि किसी एक, जब भी हम लोग मटेरियल बैलेंस लगाते हैं तो किसी एक कंपोनेंट पे लगाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मतलब सारे कंपोनेंट पे नहीं लगती है मटेरियल बैलेंस जब लगाएंगे तो किसी एक रिएक्टेंट पे लगाएंगे या प्रोडक्ट पे लगाएंगे। अगर 2 रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे लगाएंगे। तो आउटपुट ऑफ रिएक्टेंट ए फ्रॉम कहाँ से, एलिमेंटल वॉल्यूम dV, इससे जो बाहर निकल रहा है तो इसकी भी क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर टाइम हो जाएगी, मोल पर सेकंड कह लीजिए, मोल पर मिनट कह लीजिए, प्लस जनरेशन वाला टर्म। तो जनरेशन ऑफ ए इन द एलिमेंटल वॉल्यूम। पूरे रिएक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, एलिमेंटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एलिमेंटल वॉल्यूम। तो जो जनरेशन होगा वो भी मोल्स पर, क्योंकि हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब यूनिट यूनिफॉर्म हो। अब माइनस क्या, चौथा पॉइंट क्या होता था, इनपुट, आउटपुट, जनरेशन, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन होगा तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन द एलिमेंटल वॉल्यूम। जस्ट हम लोग एलिमेंटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये बात एलिमेंटल वॉल्यूम, मतलब जो आपने बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिया उसी की बात कर रहे हैं, dV। तो ये कंजम्पशन किसकी वजह से होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से होती है। और ये सब किसके बराबर होता था, जो 5वां टर्म है, 5 टर्म होते हैं, accumulation ऑफ रिएक्टेंट A इंटू एलिमेंटल वॉल्यूम dV, एलिमेंटल वॉल्यूम dV। तो इसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो, लेकिन अब देखिए यहाँ एक्यूमुलेशन हम लोगों ने क्या माना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, तो मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्यूमुलेशन कोई नहीं होगा भाई, मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये स्टेडी स्टेट रिएक्टर है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि जो हम लोग ये फ्लो रिएक्टर्स लेते हैं वो स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्लग फ्लो रिएक्टर इज़ ए स्टेडी स्टेट रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर इज़ ए स्टेडी स्टेट रिएक्टर। तो वहाँ यहाँ पे कंडीशन ऐसे रखते हैं, स्टेडी स्टेट रिएक्टर। जब स्टेडी स्टेट रिएक्टर हो जाएगा तो फिर एक्यूमुलेशन का टर्म 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं इनपुट क्या होगा। अब ये बताना है कि इनपुट यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस रिएक्टर, इस एलिमेंटल वॉल्यूम में, यहाँ पे जो एलिमेंटल वॉल्यूम लिया वहाँ पे कितना रिएक्टेंट आ रहा होगा। तो देखिए जब हम लोग बैच रिएक्टर या वो करते थे, बैच रिएक्टर में तो कोई इनपुट नहीं होता था। मिक्स फ्लो रिएक्टर में क्या हम लोग इनपुट लेते थे, FA0 लेते थे, क्योंकि वहाँ पे पूरा आपका जो रिएक्शन मिक्सचर था वो यूनिफॉर्म था, और जहाँ पे हम लोग फीड कर रहे थे उसी पॉइंट पर हम लोग ले रहे थे, क्योंकि हर जगह सेम होती थी, तो FA0 होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, FA0 नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरे रिएक्टर के बीच में कहीं पे लिया हुआ है, जस्ट एक पोर्शन पे आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे FA0 तो नहीं हो सकता। FA0 तो जैसे आपने इंटर कराया वहीं पे FA0 था, तो जो आपने बीच में लिया तो FA0 तो नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग क्या मान लेंगे, FA है वहाँ पे। कंसंट्रेशन क्या मान लेंगे, CA है। और कन्वर्जन आप मानना चाहें तो 0 भी मान सकते हैं, 0 तो नहीं होता बहरहाल, कन्वर्जन मान लीजिए XA है।
अब यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आउटपुट जो निकल रहा है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन या उसका मोलर फ्लो रेट क्या है। तो इसको मोलर फ्लो रेट हम लोग कहते हैं कि FA तो जो था ही उसमें जो चेंजेस हुए होंगे वो है। DFA बेसिकली क्या दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है। चेंज ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन जो चेंज की बात जनरल इन टर्म्स ऑफ चेंज की बात करें, लेकिन क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे चेंज हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो DFA जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में ही आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा इसका मतलब हम लोग गलती कर रहे हैं। तो फिर सवाल आपका हो सकता है कि हम लोग पॉजिटिव साइन क्यों लगा रहे हैं। जो एक साइन कन्वेंशन है, हम लोग पॉजिटिव साइन लगा दे रहे हैं, जो कैलकुलेशन होगी वो देखेंगे हम लोग की क्या आ रही हो। नेगेटिव आना होगा तो नेगेटिव आएगा, वो तो बैलेंस हम लोग लगा रहे हैं तो बैलेंस तो गलत नहीं आ सकता ना। कंसंट्रेशन यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, CA हो जाएगी। CA है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन तो का टर्म आता नहीं है, तो कंसंट्रेशन में हम अभी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, इनपुट जो है आपका यहाँ पे। तो इनपुट आप रिएक्टेंट फ्लो रेट की बात करें तो इनपुट आपका कितना है, FA माइनस आउटपुट कितना है आपका, FA प्लस DFA, FA प्लस DFA, ये आपका आउटपुट हो गया। फिर जनरेशन, क्योंकि रिएक्टेंट है तो ये जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये जनरेशन का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस कंजम्पशन, कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालते हैं कि कंजम्पशन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वहाँ की, और उस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगा, अगर वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम अगर पूरा सेम होता, मतलब कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होती तो पूरा वॉल्यूम भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं थी, तो आप जिस रिएक्टर जितने वॉल्यूम पे बैलेंस लगा रहे हैं सिर्फ उतना ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। DV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकुमुलेशन DNA ओवर DT। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि अकुमुलेशन का जो टर्म है वो 0 होगा, क्योंकि ये जो हम लोग जो वॉल्यूम ले रहे हैं ये यहाँ पे एलिमेंटल वॉल्यूम, उसमें कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मोल्स मतलब एकुमुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब मोल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला टर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, कट के 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 0 शो कर देते हैं और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये FA माइनस DFA माइनस RA, डिसअपेरेंस हो रहा है तो इसलिए माइनस साइन करते हैं, इंटू DV इज इक्वल टू 0। तो FA से FA कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग DFA को उस साइड ले जाते हैं, तो DFA बराबर क्या हो जाएगा, DFA इज इक्वल टू, ये इसी साइड रहेगा तो माइनस RA इंटू DV। अब देखिए कि हम लोग कह रहे थे कि जो DFA होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो देखिए यहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या है, DV क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। और ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पूरा दिखा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव नहीं होती ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव नहीं होगी, वो 10 मोल पर सेकेंड से डिसअपियर हो रहा होगा या कंज्यूम हो रहा होगा। हम लोगों ने यहाँ जिस माइनस साइन जो RA के पहले लगाते हैं वो ये शो करने के लिए लगाते हैं कि डिसअपियरेंस हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, डिसअपियरेंस को शो करने के लिए लगाते हैं। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो ये जो पॉजिटिव में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो जो चेंज होगा यहाँ पे वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये गलत नहीं लिखा है हम लोगों ने, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं FA को कैसे, DFA को कैसे लिखें। FA बराबर क्या होता है, FA बराबर क्या होता है, FA नॉट 1 माइनस XA होता है। तो DFA आपका क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो DFA FA नॉट है तो ये आपका वो रहेगा, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस ये DXA हो जाएगा। तो बेसिकली DFA की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, FA नॉट DXA, माइनस साइन आपका बाहर आ गया। तो अब हम लोग यहाँ DFA की जगह FA था ये, सॉरी, DFA की जगह हम लोग इसको रख देंगे। तो DFA इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी, DFA की जगह हम लोग लिख रहे हैं माइनस FA नॉट DXA इज इक्वल टू हो रहा है आपका माइनस साइन माइनस RA इंटू DV। अब माइनस साइन से अब माइनस साइन कट जाएगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्योंकि जो RA होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसका फंक्शन होता है, वो कन्वर्जन का, तो हम लोग सेपरेट करके लिख लेंगे। तो DXA ओवर माइनस RA इज़ इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा आपका,
एफ ए डी एफ ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट। यहाँ पे आपका बचा क्या, सॉरी ये यहाँ पे हम लोगों ने डी एफ ए नॉट डी एक्स ए इज इक्वल टू था, तो डी एक्स ए को इधर ले आए हम लोग, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, डी वी बाई एफ ए। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, एफ ए नॉट, सॉरी एफ ए नॉट, हम लोग आर ए जो था आर ए को इस साइड ले आए तो एफ नॉट को इधर ले आए, तो डी एफ ए नॉट बाई डी वी। तो यहाँ पे जस्ट इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, डी वी बाई एफ ए नॉट इज़ इक्वल टू डी एक्स ए ओवर माइनस आर ए। ये क्या है आपकी, ये है परफॉर्मेंस इक्वेशन, लेकिन परफॉर्मेंस इक्वेशन किसके लिए, एक एलिमेंटल वॉल्यूम पे है, तो ये आपकी बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर पी एफ आर प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए परफॉर्मेंस इक्वेशन है फॉर एलिमेंटल वॉल्यूम। हमने पूरा वॉल्यूम नहीं लिया हुआ है रिएक्टर का, एलिमेंटल वॉल्यूम लिया हुआ है। अब पूरा वॉल्यूम को करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेसिकली, मतलब पूरे, अगर क्योंकि हमने स्मॉल इस पे लिया था, स्मॉल वॉल्यूम पे लिया था, तो ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन अगर पूरे वॉल्यूम पे लेना चाहते हैं, अगर इसी इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही अगर परफॉर्मेंस इक्वेशन को फॉर कंप्लीट रिएक्टर, परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ पी एफ आर फॉर होल रिएक्टर के करेंगे के होल रिएक्टर, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी वी बाई एफ ए नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, डी एक्स ए डिवाइडेड बाई माइनस आर ए। अब ये सवाल आता है कि अब हम लोग लिमिट क्या लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट, अब हम लोग जो ऊपर वाली इक्वेशन है ए इक्वेशन को ए विथ लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या होंगी आपकी, लिमिट्स अब पूरे रिएक्टर वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे जब जैसे एकदम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे रिएक्टर का कोई वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहीं से रिएक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वॉल्यूम उस वक्त क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब आपका वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो आपका कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन बिल्कुल हुआ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि वहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से रिएक्शन जैसे ही आपका रिएक्टर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल हुई नहीं होगी, जैसे आप फीड इनपुट करोगे तो उस वक्त आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ज़ीरो हो जाएगा, जो एक्स की लिमिट लगेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब पूरे रिएक्टर की लेंथ आप चल लेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे फाइनल लेंथ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वहीं पे हम लोग कन्वर्जन क्या कह रहे हैं, एक्स ए एफ कह रहे हैं कि फाइनल कन्वर्जन, एक्स ए भी कह सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, जस्ट एक्स ए एफ कह रहे हैं। तो हम लोग की जो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो हम लोग की परफॉर्मेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली जस्ट जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई वी हो जाएगा। एफ ए नॉट बाहर है तो 1 बाई एफ ए नॉट हम लोगों ने क्या किया, बाहर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी वी हो गया, 0 से v इज इक्वल टू, अब यहाँ से 0 टू एक्स ए एफ आपका क्या है, डी एक्स ए। अब क्या इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं क्या, माइनस आर ए को, आर ए जो है फंक्शन होता है ये कन्वर्जन का, तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं ले सकते हैं। तो इसको इस वक्त हम लोग नहीं मतलब इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि जो आर ए होता है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो जब हम लोग को ऑर्डर मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के सी ए लिख देंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे कन्वर्जन में टर्म में होकर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ए नॉट इज इक्वल इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी, तो इसका इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे, एक्स ए एफ डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। अब ये बेसिकली क्या हो गया आपका, v बाई एफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू एक्स ए एफ डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। ये आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन हो गई फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर, कंप्लीट रिएक्टर के लिए। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिज़ाइन इक्वेशन, जो भी बोलना चाहें, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर पी एफ आर ऑन होल रिएक्टर, ऑन कंप्लीट रिएक्टर, ऑन होल रिएक्टर। जो पूरे रिएक्टर पे अगर हम लोग परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालें तो ये आती है परफॉर्मेंस इक्वेशन। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने अब यहाँ से परफॉर्मेंस इक्वेशन आ गई, तो हम लोग का पर्पस क्या होता है, साइज़ ऑफ द रिएक्टर निकालना होता है। और साइज़ ऑफ रिएक्टर
बेसिकली क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर है। यहाँ पे क्या है, FA0 तो आपका मोलर फ्लो रेट, इनिशियल मोलर फ्लो रेट होता है, वो हमें मालूम होता है। तो ये जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर मालूम हो जाएगा। और इसी को हम लोग टाउ के टर्म में, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाउ के टर्म में डिफाइन करते हैं स्पेस टाइम के टर्म में, तो टाउ इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू V/V0, और क्या पढ़ा था, FA0 इज इक्वल टू आपका क्या था, CA0 इंटू V0। तो हम लोग FA0 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे या तो फिर V0 को रिप्लेस कर देंगे। तो V0 को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, FA0 इज इक्वल टू, यहाँ पे V0 को यहाँ से हम लोग रिप्लेस करें तो V/CA0 ये है ही इंटू कैपिटल V/टाउ आ रहा है। तो इसको क्योंकि हमारे पास V/FA0 है तो उसी फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। तो V यहाँ है, FA0 इधर है, तो टाउ/CA0 जो आ जाएगा आपका टाउ/CA0, यहाँ से टाउ इधर ले गए, CA0 को डिवाइड किया, इज इक्वल टू क्या होगा आपका V/FA0 यहीं पे है। तो इसलिए इस फॉर्म में हम लोग लाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखें हैं इसकी, तो टाउ/CA0 इज इक्वल टू V/FA0 इज इक्वल टू आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, 0 to XAF dXA अपॉन -RA। ये फाइनली आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन हुई है, जिसको हम लोग को एटलीस्ट ध्यान रखना है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन जस्ट बॉक्स बना देते हैं जिससे लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये परफॉर्मेंस इक्वेशन हो गई। अब इसका परफॉर्मेंस इक्वेशन का अब इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप कर ली। ये किसके लिए है आपके, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम वगैरह की बात नहीं की है, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए है कि आपके वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, क्योंकि ऐसा आप कुछ हम लोगों ने ज़ूम नहीं किया। तो हम लोग ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है ना इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर परफॉर्मेंस कर्व वगैरह भी, इसके परफॉर्मेंस कर्व की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने परफॉर्मेंस इक्वेशन डेवलप कर ली है प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए। तो जो परफॉर्मेंस कर्व है और उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑर्डर के लिए परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या आएगी, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे।